हेलो एवरीवन, जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून सभी को। सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि हम लोग जो भी पार्ट बच गया था ओबेलिया का उसको हम लोग डील करें। सभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और आई होप आप सभी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। सभी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे NDLI की वेबसाइट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे ओबेलिया में। हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ चुके थे यहाँ तक। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग पॉलिप या गैस्ट्रोजोइड्स पढ़ चुके थे। इससे आगे हम लोग को डील करना था ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजोइड को। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन कि क्या होता है ब्लास्टोजोइड्स या गोनोजोइड्स। तो ध्यान से देखिएगा। आल्सो कॉल्ड ब्लास्टोजोइड्स आर ब्लास्टोस्टाइल cylindrical rod like reproductive bodies present in the axil of hydrocalculus। ठीक है, तो जो हाइड्रोकैकुलस था या हाइड्रोकैलस था उसके क्या कहना एक्साइल पार्ट पे क्या निकल रहा था, ब्लास्टोस्टाइल निकल रहा था। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ आप देख रहे थे कि क्या निकल रहा था, ब्लास्टोस्टाइल निकल रहा था यहाँ पर। ठीक है, ये ब्लास्टोस्टाइल इसको हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, ये हाइड्रोकैलस था। ये हाइड्रोकैलस था आपका, इसके एक्सिस पार्ट से, एक्साइल पार्ट से इस तरह से क्या निकल रहा था, ब्लास्टोस्टाइल निकल रहा था। तो इसी ब्लास्टोस्टाइल की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्लास्टोजोइड्स या ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं। और सिलेंड्रिकल रॉड लाइक रिप्रोडक्टिव बॉडीज होता है। ठीक है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकैकुलस के अंदर, हाइड्रोकैलस के अंदर। और इसी के अंदर बहुत सारे क्या बन रहे थे, इसी के अंदर ये ब्लास्टोजोइड्स या ब्लास्टोस्टाइल के अंदर बहुत सारे क्या बन रहे थे, गैस्ट्रोजोइड्स बन रहे थे। ठीक है, लेस नंबर देन गैस्ट्रोजोइड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ कॉलोनी। तो ये गैस्ट्रोजोइड्स, ठीक है, गैस्ट्रोजोइड्स की तुलना में ये कम नंबर पर बनते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोजोइड्स की तुलना में ये कम नंबर पर बनते हैं और ये प्रॉक्सिमल पार्ट्स पर बनते हैं। रेड्यूस्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी डिवोइड ऑफ माउथ एंड टेंटिकल। तो इसका जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, जो अंदर का कैविटी होता है, वो रेड्यूस्ड रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है, रेड्यूस्ड रहता है, रेड्यूस्ड रहता है, कम फैला हुआ रहता है। और ओपनिंग में क्या होता है, माउथ के थ्रू क्या होता है, ओपन होता है, जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इनक्लोज्ड इन पेरिसार्क क्लास गोनोथिका ओपनिंग कॉल्ड गोनोपोर। तो ये जो ओपनिंग माउथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोल रहे हैं, गोनोपोर बोल रहे हैं। और पेरिसार्क किसको बोलते हैं, हम गोनोथिका, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। प्रोड्यूस्ड न्यूमेरस स्मॉल मेडूसी गोनोपोर बाय द एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो इसके अंदर ब्लास्टोस्टाइल के अंदर, ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मेड्यूसी। ठीक है, बहुत सारे क्या प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे मेड्यूसी, या जिसको आप लोग बोलते हो मेडूसा। ठीक है, तो बहुत सारे हैं इसलिए हम लोग बोल रहे हैं मेड्यूसी प्रोड्यूस होते हैं। इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे मेड्यूसी प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम लोग गोनोपोर बोलते हैं। और ये मेड्यूसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। और मेनली किस टाइप का अलैंगिक प्रजनन के द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं, तो ये प्रोड्यूस होते हैं बर्डिंग के थ्रू यहाँ पर ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, कहाँ पर, ब्लास्टोस्टाइल के अंदर क्या बन रहे हैं, मेडूसा। मैच्योर मेड्यूसी डिटैच फ्रॉम द गोनोजोइड एंड एस्केप इनटू वाटर थ्रू द गोनोपोर। जब इसके अंदर जो ये मेड्यूसी है ये मैच्योर हो जाता है। ठीक है, जब मेड्यूसी मैच्योर हो जाता है, यहाँ आप देख रहे होंगे डेवलपिंग मेडूसा बर्ड, तो ये मेडूसा बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। जब ये इस तरह से मैच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ ब्लास्टोस्टाइल से डिटैच हो जाता है और गोनोपोर के थ्रू ये बाहर चला जाता है। ठीक है, ये मेड्यूसी गोनोपोर के थ्रू इस तरह से बाहर निकल जाता है और वाटर में ये क्या करता है, फ्लोट करते रहता है, वाटर में तैरते रहता है। और वहाँ पर ये मेड्यूसी फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि यही मेड्यूसी, ठीक है,
फीमेल मेड्यूसी और मेल मेड्यूसी में कन्वर्ट होगा यही आगे जाके। अब गोनोजोइड, ब्लास्टोस्टाइल, गोनोफोर जिसको हम लोग मेडूसा बोल रहे हैं, और गोनोथिका, तीनों चीज़ को एक साथ मिलाकर, तीनों को एक साथ में मिलाकर क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं गोनोन्जियम। ठीक है, तीनों को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गोनोन्जियम। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल क्या होता है, ब्लास्टोस्टाइल कैलकुलस के ऊपर में उसके एक्सिस में पाया जाता है, और ठीक है ये एक गैस्ट्रोजोइड की तुलना में कम नंबर में बनते हैं, और साथ ही साथ जो इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, अंदर का जो एक कैविटी होता है वो रिड्यूस्ड होता है, मतलब कम फैला हुआ रहता है। साथ ही साथ इसके जो ब्लास्टोस्टाइल है, इसके अपर पार्ट में इस तरह से माउथ बना रहता है जिस पर बहुत सारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और इन माउथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गोनोपोर बोलते हैं। ठीक है, माउथ को ही क्या बोलते हैं, गोनोपोर बोलते हैं। और इसके अंदर ब्लास्टोस्टाइल के अंदर क्या बनते हैं, बहुत सारे मेडूसी बनते हैं, और ये मेडूसी डेवलप होकर मैच्योर होकर क्या करते हैं, गोनोपोर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और बाहर निकल कर ये तैरते रहते हैं वाटर में। ठीक है, तो ये था ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजोइड के बारे में। 1 मिनट। ठीक है, ये ब्लास्टोजोइड्स और गोनोजोइड्स के बारे में हमने देखा अभी। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं वापस से इस चीज़ को। तो हम ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजोइड्स देख चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं मेडूसा या गोनोफोर। अब मेडूसा क्या हुए हैं, मेडूसा बाहर निकल चुके हैं ब्लास्टोस्टाइल से। ठीक है, अब मेडूसा किस तरह से, या गोनोफोर, मेडूसा जिसको हम लोग गोनोफोर बोल रहे हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे रेडियली सिमेट्रिकल अम्ब्रेला लाइक का स्ट्रक्चर होता है। मेजर अप्रॉक्स 6 to 7 mm इन डायमीटर, और इनका जो डायमीटर होता है वो लगभग 6 से 7 mm होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे डायग्राम में। आउटर कॉन्वेक्स एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, इनर कॉनकेव सब अम्ब्रेलर सरफेस। तो जो इसका आउटर सरफेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर जो बाहरी सरफेस होता है उसको एक्स अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं, और जो इनर कॉनकेव या अंदर का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब अम्ब्रेलर सरफेस। तो आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्रिसेडोपोड किसको बोलते हैं, या क्रिस्पिडोड किसको बोलते हैं, क्रिस्पिडोड टाइप। एज इज प्रोड्यूस्ड इनवर्ड एंड रूडिमेंट्री वेलम। ठीक है, जो एज क्या होता है, एज इनवर्ड अंदर की तरफ क्या होता है, धंसा रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेस्पिडोट। ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्रेस्पिडोट, मतलब जो इनका किनारा किनारा है वो अंदर की ओर धंसा रहता है, और ठीक है रूडिमेंट्री वेलम में डिवाइड रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका जो इनवर्ट पार्ट है, ठीक है, जो इसका एज वाला हिस्सा है वो इधर अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्पिडोट। तो ये तो हो गया मेडूसा। अब मेडूसा के बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो मार्जिन बियर इनिशियली 16 शॉर्ट कॉन्ट्रेक्टाइल टेंटिकल्स पर रेडियल 4, इंटर रेडियल 4 एंड एड रेडियल टेंटिकल्स 8 विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन नंबर एंड लेंथ। अब हम लोग बोल क्या रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रेडियल हैं इसमें, ठीक है, ये जो रेडियल हैं कॉन्ट्रेक्टाइल टेंटिकल्स हैं या रेडियल्स हैं, वो किस तरह से अरेंज रहते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो जो टेंटिकल्स होते हैं, इन टेंटिकल्स की बात की जाए, यहाँ पर आपको टेंटिकल्स दिख रहे होंगे बहुत सारे टेंटिकल्स। तो ये टेंटिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, पर रेडियल किसको बोल रहे हैं हम लोग, इस तरह से अगर अरेंज है वो, ठीक है, डायरेक्ट ये रेडियल्स में किसी एक पर्टिकुलर रेडियस में अगर अरेंज है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं पर रेडियल टेंटिकल्स। तो सपोज करो ये इस टाइप से, अगर ये सीधा किसी एक रेडियस से अटैच होते हुए जा रहा है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं पर रेडियल। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे पर रेडियल। तो कितने होते हैं टोटल, 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 पर रेडियल, ठीक है, और 4 इंटर रेडियल होते हैं। और इंटर रेडियल किसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो 2 पर रेडियल के बीच में, ठीक है, पर रेडियल के बीच में जो पाया जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटर रेडियल टेंटिकल्स।
ठीक है। और एड रेडियल किसको बोल रहे हैं, तो पर रेडियल और इंटर रेडियल के बीच में जो टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं एड रेडियल टेंटिकल्स। तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है और टोटल बोले तो टोटल 16 टेंटिकल्स होते हैं। मैनिब्रियम कंटेनिंग अ क्वाड्रेंगुलर माउथ हैंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सब सेलुलर एम्ब्री। तो और जो मैनिब्रियम रीजन था, जो माउथ रीजन था, यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माउथ रीजन था वो क्वाड्रेंगुलर होता है, मीन्स इस तरह से 4 एंगुलर होते हैं। ये क्वाड्रा मीन्स क्या होता है, 4 और 4 एंगल्स इसमें बने हुए रहते हैं जो माउथ रीजन होता है वो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इधर से इस तरह से क्वाड्रेंगुलर बना हुआ है जो कि सेंटर ऑफ द अम्ब्रेलर सरफेस, जो अम्ब्रेलर सरफेस होता है उसके सेंटर में या फिर बीच में पाया जाता है। तो क्लियर यहाँ अम्ब्रेला टाइप का एक स्ट्रक्चर है और इसके बीच में ये पाया जा रहा है। तो ये था मेडूसा या गोनोफोर। अब यहाँ हाइड्रोजोन मेडूसा को आप देखिए, यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ये अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर, ये टिपिकल स्ट्रक्चर दिया गया है। ये इनके टेंटिकल्स वगैरह हैं और टेंटिकल्स क्या करने में फूड वगैरह को या फिर प्रे को जो कोई भी प्रे है, शिकार है, फूड है, उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये टेंटिकल, ठीक है, एडहेसिव पॉड, यहाँ टेंटिकल्स में एडहेसिव पैड है और इसी एडहेसिव पैड के थ्रू क्या करते हैं, जो भी फूड मटेरियल हैं वो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं यहाँ से। और ये इनके थ्रू क्या कर लिया जाता है इसको, ठीक है, माउथ, ये जो ओरल लोब है माउथ के थ्रू यहाँ ले जाया जाता है। उसके बाद इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फूड को। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फिर क्या होता है, यहाँ पर इनका डाइजेशन होता है, ठीक है, कहाँ कि इनका फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर और दूसरे गैस्ट्रिक सेल्स पाए जाते हैं, डाइजेशन करने के बाद ये एब्जॉर्ब करती हैं और ये पूरे फिर डाइजेस्टेड फूड को पूरे इस तरह से सर्कुलेट कर दिया जाता है पूरी बॉडी में। तो एक हाइड्रोजोन मेडूसा का टिपिकल स्ट्रक्चर था, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के रेडियल केनाल्स, ठीक है, यहाँ पर ये देखो पाए जा रहे हैं। तो ये रेडियल केनाल क्या करते हैं, इधर भी मतलब पूरी की पूरी बॉडी में, थ्रू आउट बॉडी में जो फूड होता है उसका सर्कुलेशन करते हैं, फूड को पहुँचाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब फिजियोलॉजी ऑफ ओबेलिया, ठीक है। ओबेलिया की फिजियोलॉजी देखते हैं कि क्या क्या फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है ओबेलिया में। तो फर्स्ट है लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन किस टाइप का होता है, किस तरह से मूवमेंट करते हैं ये, तो मूवमेंट इन पॉलिप्स, तो पॉलिप्स में ये किस तरह से मूव करते हैं, अंडर द फोर्स ऑफ वाटर करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन्यूलाई इन द पेरिसार्क। तो पेरिसार्क, इनके जो पेरिसार्क में एन्यूलाई प्रेजेंट था और उसी एन्यूलाई ये फिर एन्यूलाई की हेल्प से क्या करते हैं, वाटर करंट की दिशा में या फिर जैसा जैसा जल बहता है उसके थ्रू ये क्या करते हैं, बहते हैं। अगर इधर बह रहे हैं तो इधर, जब पानी इधर बह रहा है तो उसी के साथ इस तरह से बहते चले जाते हैं, अगर पानी इधर बह रहा है तो इधर की ओर, ठीक है। तो वाटर करंट के साथ क्या करते हैं, ये बहते हैं, मूवमेंट करते हैं। अंडरगो कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स इन बॉडी वॉल। तो इनकी बॉडी वॉल में 2 टाइप्स की मसल पाई जा रही थी, हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल मसल भी पाई जा रही थी और सर्कुलर मसल, ठीक है। तो ये दोनों मसल्स क्या होते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। आप इसको ठीक है, आप ये वीडियो में देखना कभी इसको, तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से मूव करते हैं ये, ठीक है, मूवमेंट करते हैं, ये रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे आप अपने हाथ को इस तरह से करके देखिए, ठीक है, अपने हाथ को, हमारे हाथ भी क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ठीक इसी तरह के इनके जो टेंटिकल्स वगैरह होते हैं ये भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं और इसके थ्रू ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेडूसी में, ठीक है, मेडूसी में किस तरह से लोकोमोशन होता है। तो हाइड्रोप्रोपल्शन, मेडूसी स्विम इन वाटर बाय जेट प्रोपल्शन मेथड। ओके, अब जेट प्रोपल्शन मेथड मीन्स यहाँ इसको और क्लियर देख लो। जेट प्रोपल्शन मेथड मीन्स, ठीक है, जैसे नौका में आप देखे हो, नाव देखे हो, नाव में क्या चलती है, जो पतवार, ठीक है, नाव का जो पतवार होता है वो मूव करता है तब नाव आगे की ओर बढ़ती है। ठीक इसी तरह से जब ये अपने ये जो टेंटिकल्स होते हैं इनको जब ये मूवमेंट करता है तो ये भी क्या करता है, मूव करता है। जब इसको ये, ठीक है, मूव करेगा, इसके जो टेंटिकल्स हैं इस तरह से मूवमेंट होगा तो ये आगे की तरफ वाटर में मूवमेंट करेगा। Contraction and expansion of bell muscle alternatively close and open the bell, which forces water out and subcellular umbilical cavity downwards and propel the body in upward direction। तो कुल मिला के हाइड्रोप्रोपल्सन समझाने का मतलब ये था कि आप सिंपल सा एग्जांपल देखो नाव को और उसको देखकर आप समझ लो।
ठीक है, कि नाव में जैसे नाव चलती है, नाव में जैसे पतवार चलता है, पतवार मूव करता है तब नाव आगे बढ़ता है, मूवमेंट करते हैं। ठीक इसी तरह से इसके जो टेंटिकल्स वगैरह होते हैं ये जब मूव करते हैं, ठीक है, ये रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो भी ये क्या करते हैं, ठीक उसी तरह से मूव करते हैं, तब ये मूव करेंगे। ठीक, हमारे पैर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली, ठीक है, स्ट्रेट मूव करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इनका कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। और साथ साथ पैसिव ड्रिफ्टिंग भी पाई जाती है। पैसिव ड्रिफ्टिंग मीन्स वही पानी के साथ बहते चले जाना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट क्या देखें, न्यूट्रिशन के बारे में, किस तरह का इसमें पोषण पाया जाता है, न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो होलोजोइक होता है, ठीक है। कार्निवोर्स मीन्स क्या, शाकाहारी मांसाहारी दोनों, मतलब मीन्स, ठीक है, सारी चीज़ों को ये ईट करेगा। तो इंसेक्ट वगैरह या फिर लार्वा देखें समुद्र में, दूसरे फिशेस के लार्वा या फिर दूसरे अन्य ऑर्गेनिज्म के लार्वा होते हैं, उनको ईट करते हैं। क्रस्टेशियंस एंड वर्म्स, तो जो क्रस्टोस लाइकेंस वगैरह होते हैं उनको भी ईट करते हैं, और साथ ही साथ छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी ये ईट करते हैं, वर्म्स वगैरह को। डाइजेशन इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, ठीक है, डाइजेशन दोनों तरह से होता है, इंटरसेलुलर भी होता है और इंट्रासेलुलर होता है। तो सेल्स के अंदर होता है तो उसको हम लोग तो जानते हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और मेनली अधिकतर यही होता है। और इंटरसेलुलर डाइजेशन कैसा होता है, तो दो सेल्स के बीच में, ठीक है, दो सेल्स के बीच में इस तरह से जो कैविटीज़ होती हैं, अगर इन कैविटी या इन खाली जगह में डाइजेशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेलुलर डाइजेशन, ठीक है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब ये सेल है, अगर इस सेल्स के अंदर फूड को इनगल्फ किया जा रहा है और यहाँ पर इसका डाइजेशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर। लेकिन दो सेल के बीच में, सपोज ये 3-4 सेल हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये सेल के बीच में ये जो खाली जगह है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैविटी। अगर इन खाली कैविटी के बीच में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेलुलर डाइजेशन। ओके, डाइजेशन किस टाइप का होता है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो चूंकि इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है, इसलिए इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है, और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल में मेनली डाइजेशन होता है। मेडूसा में देखें तो स्टार्ट फीडिंग वंस दे आर रिलीज्ड इन वाटर। तो मेडूसा जैसे ही वाटर में रिलीज हो जाता है, ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल से जैसे ही मेडूसा रिलीज होता है वाटर में, वो क्या करना शुरू कर देता है, फीड करना या चीज़ों को ईट करना, खाना शुरू कर देता है। द फूड इज कैप्चर्ड बाई हाईली एक्सटेंसिबल माउथ एंड देन टेकन इनटू गलेट, ठीक है। फ्रॉम द गलेट इट इज ट्रांसफर्ड टू द स्टमक वेयर digestive enzyme are released and digested food is then circulated through radial canal into the circular canal। तो बोल क्या रहे हैं हम लोग कि इस तरह से जब ये मेडूसा था, मेडूसा स्ट्रक्चर था, तो इस तरह से क्या होता था, बहुत सारे इस तरह से एक्सटेंडेड इसका स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे, जिसको हम लोग टेंटिकल्स, और यहाँ पर इस तरह से माउथ टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तब होता क्या है, इसी, ठीक है, एक्सटेंसिव माउथ के थ्रू सबसे पहले ये क्या करते हैं, फूड को पकड़ने का काम करते हैं टेंटिकल्स। सपोज टू बी ये फूड हो गया, मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, सपोज ये फूड हो गया। अब इस फूड को ये टेंटिकल्स पकड़ लिया, अब इसको ये कहाँ ले जाएंगे, माउथ में, ठीक है, और माउथ के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाएगा, गलेट्स में, ठीक है, गलेट्स में चला जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है, या गैस्ट्रोवेस्कुलर या कैविटी होती है यहाँ पर, उसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में क्या होता है, डाइजेशन होता है, क्योंकि यहीं पर क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। तो इसी कैविटी में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, यहीं पर क्या होता है, डाइजेशन होता है। और एक बार डाइजेशन हो गया तो इसके बगल में रेडियल कैनाल उपस्थित रहते हैं, रेडियल कैनाल। तो ये रेडियल कैनाल क्या करते हैं, फिर ये डाइजेस्टेड फूड को इधर पहुंचाते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, सर्कुलेट करते हैं। रेडियल कैनाल, या इसी को हम लोग सर्कुलर कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन यहाँ देखा जाए अगर, तो मैं इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या किए जाते हैं, ये बहुत सारे टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं,
ठीक है, टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं और इसी टेंटिकल्स पे निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, बहुत सारे निमेटोसिस्ट पाए जा रहे हैं जिसको हम लोग एनुलर बैटरी बोल रहे थे, याद है आपको, एनुलर बैटरी। ठीक है, तो ये जो एनुलर बैटरीज वगैरह होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, निमेटोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। ये फूड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। सबसे पहले फूड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। अब फूड को जैसे ही कैप्चर कर लिए गया, अब इसको ये ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पर, माउथ में। ठीक है, यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है माउथ में, ठीक है, माउथ रीजन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब माउथ में जैसे ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, माउथ के थ्रू होते हुए फूड को इस तरह से गलेट्स, ठीक है, गलेट्स रीजन, कहाँ, गलेट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और गलेट से होते हुए इसको, इस जो कैविटी होती है, एंट्रिक कैविटी, यहाँ गैस्ट्रो, जिसको एंट्रिक या इसी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फूड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पाया जाता है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं, फूड को ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब डाइजेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे गैस्ट्रिक सेल्स पाए जाते हैं, और बहुत सारे गैस्ट्रिक सेल्स यहाँ बगल में पाए जाते हैं। ये गैस्ट्रिक सेल्स क्या करते हैं, और फूड के फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक बार फूड डाइजेशन इस तरह से हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है, इसको फिर इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इस तरह से इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इधर के थ्रू अंदर तरफ। और यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लैजिलेटेड सेल, ठीक है, जिसको गैस्ट्रोडर्मिस बोल रहे हो, जिसको हम लोग यहाँ पर, ये गैस्ट्रोडर्मिस पर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लैजिलेटेड सेल पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स। अब ये फ्लैजिलेटेड सेल्स क्या करते हैं, फूड जो भी मटेरियल होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होते हैं, उनको इधर की ओर पहुंचाने का काम करते हैं, प्रोपेल करते हैं। ठीक है, और इधर इस तरह से पहुंचा दिया जाता है और बाद में रेडियल कैनाल के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये डाइजेशन का प्रोसेस था, न्यूट्रिशन की, किस तरह से ये न्यूट्रिशन और डाइजेशन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में कि किस तरह का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो जैसे कि सिलेंट्रेटा में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। ठीक है, पूर्ण विकसित नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं। देखते हैं कि कैसे होते हैं। प्लेक्सीफार्म एंड डिफ्यूज टाइप, तो इनका जो नर्वस सिस्टम कैसा होता है, प्लेक्सीफार्म एंड डिफ्यूज टाइप। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे ये नर्व नेट, तो जो एपिडर्मिस होता है और ये जो हाइपोडर्मिस होता है उसके बीच का में क्या पाया जाता है, इस तरह से नर्व फाइबर पाया जाता है। ठीक है, नर्व का इस तरह से नेट पाया जाता है, नर्व फाइबर जिसको बोलते हैं, नर्व नेट पाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे नर्व फाइबर इस तरह से जाल या फिर नेट इस तरह से फैले रहते हैं और इन्हीं के थ्रू क्या होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। इन रेडिएटा लाइक अ हेड हैव अ नर्व नेट इंस्टेड द सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। तो जो रेडिएटा होता है उसमें क्या पाया जाता है अभी, ठीक है, हेड तो है नहीं, तो इसलिए नर्व नेट नहीं, नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो उसके जगह पे नर्व नेट पाया जाता है। और ये डिफ्यूज्ड नर्व नेट होते हैं, मतलब इस तरह से डिफ्यूज्ड होते हैं, फैले रहते हैं नर्व नेट। इंटरकनेक्टेड बाय जॉइनिंग अप एंड्स ऑफ एडजेंसेंट नर्व फाइबर, प्लेक्सीफार्म टाइप। तो प्लेक्सीफार्म टाइप हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि मतलब ये जो नर्व हैं ये आपस में क्या हुए रहते हैं, नर्व नेट आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्लेक्सीफार्म टाइप। नर्व सेल्स मेक कनेक्शन इपिथेलियो मस्कुलर सेल एंड निमेटोसाइट्स। तो यही नर्व सेल किससे कनेक्ट रहते हैं, तो इपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के थ्रू और निमेटोसाइट्स के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, ताकि जो हमारा इपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं वहाँ तक और निमेटोसाइट्स तक भी क्या हो, सिग्नल पहुँच सकें, जो भी सिग्नल्स हैं या जो भी रिस्पॉन्स है वो पूरी की पूरी बॉडी में पहुंचा सके। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ नर्व नेट पाया जा रेडियल कैनाल में, यहाँ पर भी रेडिएटर टाइप में भी यहाँ आपको नर्व नेट दिखने को मिल रहा होगा। इसमें दो नर्व रिंग है, आउटर इनर नर्व रिंग और ये आउटर नर्व रिंग, और इनर और आउटर नर्व रिंग के बीच में इस तरह से नर्व नेट पाया जा रहा है और इसी के थ्रू सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, इसी नर्व के थ्रू। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सेस हैं वो एक बॉडी सतह से दूसरे बॉडी सरफेस तक पहुंचती है। तो ये था इसका नर्वस सिस्टम। सेंस आर्गन की बात करें
तो 8 रिसेप्टर ऑर्गन्स कॉल्ड स्टेटोसाइट्स आर प्रेजेंट एट द बेसिस ऑफ 8 रेडियल टेंटिकल्स। तो जो 8 रेडियल टेंटिकल्स होता है उसमें 8 रिसेप्टर्स ऑर्गन होते हैं जिसको हम लोग स्टेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, यही सेंस करने का काम करते हैं, किसको? स्टेटोसाइट्स को। ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड एपिथेलियम। ठीक है, ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं? ये बैलेंस करने का, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का, और जो इक्विलिब्रियम स्थापित करने का, ये सारी चीज़ों का फंक्शन करते हैं ये। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ ये सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? स्टेटोसाइट। ठीक है, तो ये स्टेटोसाइट, ये आप तो ग्रीन कलर के स्टेटोसाइट्स हैं, सेंसरी सेल विथ सीलिया, इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्टेटोसाइट। ये 8 नंबर की संख्या में प्रेजेंट होते हैं, और जो इसके सेंट्रल पार्ट होता है जिससे ये कनेक्टेड रहते हैं उसको बोला जाता है स्टेटोलिथ। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टेटोलिथ। तो यहाँ पर स्टेटोलिथ और स्टेटोसाइट्स आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली सेंस करने का काम करते हैं, और सेंस करके ये किन किन चीज़ों को क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो ठीक है, जो ऑर्गन बैलेंसिंग में, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम स्थापित करने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसा होता है, किस तरह का रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो ओबेलिया डज नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ध्यान रखना, ओबेलिया बहुत वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, इसलिए इसमें जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विकसित होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। गैस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? तो जो नॉर्मल बॉडी सरफेस होता है, तो उसी नॉर्मल बॉडी सरफेस से क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। मीन्स जो इनकी बॉडी सरफेस से ही गैस CO2 अंदर आती है और CO2 को बाहर किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है सामान्य बॉडी सतह से। अधिकतर जो समुद्री जीव होते हैं उनमें गैसियस एक्सचेंज इसी टाइप से होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर इनटू द एपिडर्मल सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड आउट। अब ऑक्सीजन कैसे ये लेते हैं? तो जो वाटर में सॉल्युबल ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, वाटर में जो सॉल्युबल ऑक्सीजन रहता है H2O में, ठीक है, ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, वाटर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसी को क्या करते हैं? बॉडी के अंदर लेते हैं वाटर से ऑक्सीजन को, और CO2 को फिर से बॉडी से रिलीज करते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल बॉडी सरफेस या सामान्य शारीरिक सतह से इनमें रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें, ठीक है, कोई स्पेशल एक्सक्रीशन ऑर्गन भी नहीं पाया जाता है। देयर आर नो स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीट करने के लिए भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाए जा रहे हैं इनमें से। तो एक्सक्रीशन कैसे होता है देखते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट डिफ्यूज्ड आउट इनटू द वाटर थ्रू एक्सटर्नल as well as internal surface, as there is only one opening example, mouth in body, polyp and medusa, waste released inside and thrown out the mouth। तो इसमें दो तरह से हो रहा है मेनली एक्सक्रीशन। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि नॉर्मल बॉडी सरफेस से, ठीक है, कुछ गैसियस या नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह हैं, उनको नॉर्मल बॉडी सरफेस से क्या कर दिया जा रहा है? रिलीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बॉडी है, तो यहाँ से जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं या फिर जो छोटे मॉलिक्यूल हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, उनको रिलीज़ कर दिया जा रहा है, नॉर्मल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीट कर दिया जा रहा है। लेकिन जो लार्ज वेस्ट मटेरियल हैं, जो बड़े वेस्ट मटेरियल हैं, बड़े वेस्ट मॉलिक्यूल हैं, वो नॉर्मल बॉडी सरफेस से रिलीज़ नहीं हो सकते, डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। इसलिए क्या किया जाता है? ठीक है, माउथ के थ्रू ही, क्योंकि इसमें एक ही ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है, इनस नहीं पाया जाता है, तो माउथ के थ्रू ही क्या किया जाता है? वोमिटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वोमिटिंग के थ्रू, ठीक है, बाहर क्या कर दिया जाता है? ये रिलीज़ कर देते हैं जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, लार्ज वेस्ट या सॉलिड वेस्ट होते हैं, उनको ये माउथ के थ्रू, वोमिटिंग के थ्रू सीक्रेट कर देते हैं बाहर की ओर, थ्रोन आउट, ठीक है, बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब
आप देख रहे होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्लास्टोस्टाइल में पाया जाता है, ठीक है, बर्डिंग के थ्रू। अब ब्लास्टोस्टाइल में क्या देख रहे थे, बर्डिंग के थ्रू। मैं आगे ठीक एक्सप्लेन करूंगा यहाँ, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या पाया जा रहा था, बर्डिंग के थ्रू। 1 मिनट, बर्डिंग के थ्रू होता है। अब कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझना आगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ देखना, ठीक है। तो ये ब्लास्टोस्टाइल है, आप देख रहे होंगे ब्लास्टोस्टाइल है। ये ब्लास्टोस्टाइल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है यहाँ आप देख रहे होंगे। तो इसमें ब्लास्टोस्टाइल में क्या बनते हैं, बहुत सारे मेडूसी बनते हैं, मेडूसी बर्ड। यहाँ आप देख रहे होंगे मेडूसी बर्ड्स बनते हैं, ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल के अंदर। ये मेडूसी बर्ड्स क्या होते हैं, बर्डिंग के थ्रू बर्ड्स बन रहे हैं। तो किसके थ्रू हो रहा है, बर्डिंग के थ्रू, ठीक है। बर्डिंग के थ्रू मेडूसी बहुत सारे बर्ड्स बनते हैं। और बर्डिंग क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो बहुत सारी इस तरह से बर्ड्स बनते हैं इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टोस्टाइल का जो गोनोपोर होता है, ठीक है, गोनोपोर इस यहाँ इसके जो माउथ होता है, इस माउथ के थ्रू ये बर्ड्स क्या होते हैं, यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और रिलीज होकर क्या करते हैं ये, ठीक है, मेल एंड फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल में एंड फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तरीका था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेडूसा, तो मेडूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा। मेडूसा इज सेक्सुअल जोइड्स बियर 4 गोनाड पर रेडियल इन पोजीशन। तो मेडूसा क्या होता है, सेक्सुअल जोइड्स होता है और इसमें 4 गोनेट पाए जाते हैं जो कि पर रेडियल में स्थित होते हैं। डाइसियस, और मेडूसा कैसे होते हैं, डाइसियस होते हैं, मीन्स यूनिसेक्सुअल। मतलब मेल मेडूसा क्या होता है, मेल मेडूसा अलग होता है और फीमेल मेडूसा अलग होता है, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता, नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। तो हम लोग देखकर नहीं पहचान सकते कि ये मेल मेडूसा है या फीमेल मेडूसा है, ठीक है। हम लोग देख के नहीं पहचान सकते, देखकर नहीं पहचान सकते कि ये फीमेल मेडूसा है या ये मेल मेडूसा है, ओके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अगर हम लोग देख के पहचान ले रहे हैं तो वो डाइमॉर्फिज्म है, लेकिन हम लोग नहीं पहचान रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। गोनाड्स मैच्योर आफ्टर द मेडूसा इज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लास्टोस्टाइल। तो गोनाड क्या होते हैं, गोनाड मैच्योर हो जाते हैं। गोनाड्स कब मैच्योर होते हैं, आफ्टर द मेडूसा इज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है। जब ब्लास्टोस्टाइल से मेडूसा डेवलप हो जाते हैं तब वहाँ से रिलीज होते हैं। अब आगे देखते हैं गोनेड्स के बारे में। ईच गोनेड हैज आउटर एक्टोडर्म एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस। तो हर एक जो गोनेड होता है उसमें 2 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें से आउटर एक्टोडर्म होता है और इनर गैस्ट्रोडर्म। एक्टोडर्म ऑफ द गोनेड इज कंटिन्यूएशन विथ द एक्टोडर्म एंड द एक्टोडर्म ऑफ द सब अम्ब्रेलर सरफेस, वाइल गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ गोनेड इज कंटिन्यूएशन विथ गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ रेडियल कैनाल। तो ये जो गोनेड होता है वो गोनेड किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो गोनेड एक्टोडर्म से होते हुए किससे जुड़ा रहता है, सब अम्ब्रेलर सरफेस से जुड़ा रहता है। और वहीं गैस्ट्रोडर्मिस किससे जुड़ा रहता है, तो गोनेड का जो गैस्ट्रोडर्मिस होता है वो जुड़ा रहता है, ठीक है, रेडियल कैनाल से होते, ठीक है, रेडियल कैनाल से जुड़ा हुआ रहता है ये गैस्ट्रोडर्मिस। तो ये तो गोनेड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जर्म सेल क्या होता है, जर्म सेल किस तरह से अरेंजमेंट होते हैं। The germ cell do not arise the gonad, ठीक है, the germ cell do not arise in the gonad but they develop from the interstitial cells of the ectoderm of ब्लास्टोस्टाइल एट द टाइम ऑफ बर्डिंग ऑफ मेडूसा। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि जो जर्म सेल होते हैं ये जर्म सेल गोनेड से नहीं बनते हैं, ध्यान रखना। नॉर्मली गोनेड से जर्म सेल बनते हैं, लेकिन यहाँ गोनेड से जर्म सेल नहीं बनते हैं, ठीक है। ये बनते हैं इंटरस्टिशियल सेल से, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल से बनते हैं जो कि ब्लास्टोस्टाइल के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। और बर्डिंग होते समय जब मेडूसा का बर्डिंग होता है तो उसी समय ये स्पर्म जर्म सेल बनते हैं। लेटर दिस जर्म सेल माइग्रेट थ्रू रेडियल कैनाल एंड टेक देयर पोजीशन विथ इन द गोनेड। और उसके बाद क्या होते हैं, ये जर्म सेल मूवमेंट करते हैं रेडियल कैनाल से होते हुए और गोनेड में एक निश्चित स्थान पे चले जाते हैं। व्हेन द गोनेड मैच्योर, देखा गोनेड में बने नहीं लेकिन गोनेड में ये मूव कर गए, ठीक है, गोनेड में चले गए। ध्यान रखना, गोनेड में बने नहीं
लेकिन गोनेड में नहीं बने, लेकिन गोनेड में जाके ये स्थित हो गए। जब बने तब मैच्योर होकर कहाँ पर स्थित हो गए, गोनेड में जाकर। जब गोनेड व्हेन गोनेड मैच्योर एपिडर्मिस रप्चर एंड स्पर्म एंड ओवा आर रिलीज्ड इन वाटर। और जब गोनेड मैच्योर हो जाता है तब क्या होते हैं, एपिडर्मिस फट जाता है और स्पर्म और ओवा बाहर वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं। स्पर्म आर माइन्यूट एंड फ्लैजिलेटेड विथ द हेल्प ऑफ विच दे एक्टिवली स्विम इन वाटर। और जो स्पर्म होते हैं वो छोटे होते हैं और इनमें फ्लैजिला पाया जाता है और इन्हीं फ्लैजिला के थ्रू ये वाटर में क्या करते हैं, मूव करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये नॉर्मल स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया, ये है इसका फ्लैजिला। ठीक है, ये स्पर्म हो गया, ये फ्लैजिला, तो इसके थ्रू ये इस तरह से मूवमेंट करेंगे। While the ova are large rounded cell which may either be released in the water for fertilization or may remain within the gonad and are fertilized by the incoming sperm them there itself। ओहा क्या होता है, ओहा बड़ा होता है और राउंडेड शेप का होता है। ठीक है, ओहा क्या होता है, बड़ा होता है और ये राउंडेड शेप का होता है। और ये क्या करता है, गोनेड के अंदर क्या रहता है, या तो रिलीज होता है या तो रिलीज नहीं होता है, गोनेड में ही पड़ा रहता है। तो जो अपकमिंग स्पर्म आता है तो इसी स्पर्म इसको क्या करता है, इसको फर्टिलाइज करता है। ठीक है, इसको फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनेंगे, फिर जायगोट बनेगा और जायगोट से फिर फर्दर डेवलपमेंट होकर नए प्रकार के न्यू मेडूसा या न्यू मेडूसा या न्यू ओबेलिया की स्पीशीज बनेंगी। ये तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो यहाँ पर क्या होते हैं, एग भी रिलीज़ किया जाता है, स्पर्म भी रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, और इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, अलग अलग मेडूसा के द्वारा। ठीक है, मेल के द्वारा स्पर्म रिलीज़ किया जाता है और फीमेल मेडूसा के द्वारा एग रिलीज़ किया जाता है। अब जब एग रिलीज़ किया जा रहा है तो उसके बाद इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जायगोट बनेगा। ठीक है, अब जायगोट के बाद फिर ब्लास्टूला, गैस्टूला, ये सारे स्टेजेस होंगे और फिर बाद में ये नया पाइलूप बना लेगा, नया पॉलिप बना लेगा। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है। अब हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल इन ओबेलिया। ओबेलिया का लाइफ साइकिल देखते हैं, किस तरह से ओबेलिया का लाइफ साइकिल पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना ओबेलिया की लाइफ साइकिल। तो दोनों स्टेज होता है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल स्टेज, 2 स्टेज होते हैं, एसेक्सुअल स्टेज भी होता है और सेक्सुअल स्टेज। ठीक है, दोनों स्टेज में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले एसेक्सुअल स्टेज की बात करें यहाँ पर, तो एसेक्सुअल स्टेज में क्या होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, कैलकुलस देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट, एक और डायग्राम मैं आपको दिखाने वाला था। वन सेकेंड, ठीक है, हाइड्रोकैलकेरस, यहाँ हम लोग ये जो हाइड्रोकैलकेरस बोल रहे थे ना, ये ब्रांचिंग पैटर्न, इसको यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं इसी को। तो ये जो आप हाइड्रोकैलकेरस देख रहे होंगे यहाँ पर पूरा, ठीक है, हाइड्रोकैलकेरस। ठीक है, इसके जो एक्सिस पार्ट्स में हमने देखा था क्या बनते हैं, ब्लास्टोस्टाइल बनते हैं। एक्सिस पार्ट पर, एक्सिल पार्ट पर, एक्साइल पार्ट पर ब्लास्टोस्टाइल बनते हैं इनके अक्ष पर। तो ये ब्लास्टोस्टाइल बन गया। ठीक है, अब ये ब्लास्टोस्टाइल के अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली बडिंग के थ्रू क्या बनते हैं, बडिंग के थ्रू क्या बनता है, बडिंग के थ्रू यहाँ पर बनता है मेडूसा बर्ड। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेडूसा बर्ड्स बनते हैं। अब ये मेडूसा बर्ड इनको रिलीज़ कर दिया जाता है बाहर। ठीक, अब मेडूसा बर्ड इस तरह से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। अब ये मेडूसा, ठीक है, मेल फीमेल दोनों में चेंज हो सकता है। ठीक है, मेल में भी चेंज हो सकता है, फीमेल में भी। अब ये जो मेल मेडूसा और फीमेल मेडूसा होते हैं, तो जो फीमेल मेडूसा होता है, ठीक है,
फीमेल मेडूसा होता है वो एग रिलीज़ करता है, और जो मेल मेडूसा होता है, ठीक है, उनमें टेस्टिस वगैरह पाई जाती हैं, वो स्पर्म रिलीज़ करता है। ठीक, तो स्पर्म और ये एग दोनों का जब फ्यूज़न होता है, दोनों फ्यूज़ होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, और यही जाइगोट फिर कई सारे डिवीज़न होकर, ठीक है, फर्दर डिवीज़न होगा, 8 सेल बनेंगे, 16 सेल बनेंगे, 32 सेल बनेंगे, और इस तरह से ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होगा, मास ऑफ सेल्स बनेंगे जिसको हम लोग ब्लास्टूला बोलते हैं। ठीक है, ब्लास्टूला फिर गैस्ट्रूला और फिर दूसरे स्टेजेस में मॉडिफाई होगा, और ये स्टेजेस जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेनुला स्टेज। ठीक है, फ्री स्विमिंग प्लेनुला स्टेज। अब ये प्लेनुला स्टेज क्या बोलता है, प्लेनुला स्टेज का जो ब्रॉड एरिया होता है, मतलब जो चपटा एरिया होता है, ये चपटा एरिया क्या होता है, किसी सरफेस से जाकर चिपक जाता है। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे आप, सरफेस से जाकर चिपक जाता है, तो ये राइजोइड पार्ट का है। ठीक है, हाइड्रोराइजा, ये क्या बनाता है, हाइड्रोराइजा पार्ट, हाइड्रोराइजा मतलब रूट एरिया। ठीक है, ये किसी सरफेस से चिपक जाता है, और ये जो ऊपर का पार्ट है ये पूरी कंप्लीट बॉडी बनाती है। तो प्लेनुरिया स्टेज आप यहाँ देख रहे होंगे, फर्दर इसमें डेवलपमेंट हुआ है। तो ये ऊपर की रेस्ट ऑफ बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकैलकुलस बोल रहे थे, वो बनाएगा, और इधर का रीजन, ठीक है, हाइड्रोराइजा बनाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे नेक्स्ट डायग्राम में, तो ये नीचे का एरिया हाइड्रोराइजर और ये ऊपर का कैलकुलस। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे ओबेलिया की कॉलोनी यहाँ पर डेवलप हो गई। अब ओबेलिया की कॉलोनी फर्दर क्या होगी, डेवलप होगी और मैच्योर होकर इस तरह से, ठीक है, यंग ओबेलिया कॉलोनी में डेवलप हो जाएगी। फिर से यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और फिर से ये बनेगी। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल चलते रहेगा। तो दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दोनों के थ्रू ये क्या करता है, अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल रन करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ साइकिल इन ओबेलिया, जो ओबेलिया की लाइफ साइकिल होगा था उसमें क्या स्पेशल पाया जाता है, तो रैपिड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉलोनी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत रैपिड होता है और बहुत सारे कॉलोनीज बनते हैं। डिस्पर्सल एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ मेडूसा। ठीक है, तो ये जो मेडूसा होते हैं वो फिर फैल जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा जो मेडूसा बने, ये फैल जाते हैं। ठीक है, इनका डिस्पर्सल हो जाता है, और बाद में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, मेल और फीमेल मेडूसा का रिकॉम्बिनेशन होता है, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। हैबिटेट सिलेक्शन बाय प्लेनुला लार्वा, और ये जो प्लेनुला लार्वा होता है, ये जो प्लेनुला लार्वा, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा प्लेनुला लार्वा, ये जो प्लेनुला लार्वा होता है वो हैबिटेट का सिलेक्शन करता है, मतलब जहाँ पर इसको सूटेबल जगह मिल जाता है वहीं पर ये क्या होता है, स्थिर हो जाता है, सरफेस से जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं ओबेलिया के लाइफ साइकिल्स में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आपने बॉटनी में बहुत सारा पढ़ा होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें भी पाया जाता है, और अल्टरनेशन जनरेशन मेनली 2 पीढ़ी के बीच होता है। ठीक है, डिप्लॉयड स्टेज और हैप्लॉयड स्टेज। तो आपने पढ़ा होगा बॉटनी में हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बहुत सारे एल्गी फंगस में अपने हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक प्रकार का तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। और चूंकि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है, इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो क्या होता है, ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल जनरेशन एंड बिटवीन हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड जनरेशन। ठीक है, तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल जनरेशन के बीच में हम लोग को ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, और जहाँ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड स्टेज और डिप्लॉयड, तो वहाँ पर जहाँ हैप्लॉयड स्टेज भी पाया जाए और डिप्लॉयड स्टेज भी पाया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन यहाँ इस टाइप का देखने को नहीं मिलता है। बट in life cycle of Obelia there is alternation between the fixed asexual colonies pile up and free swimming sexual solitary medusa, both are diploid। लेकिन मेडूसा में क्या होता है, मेडूसा में इस टाइप का हैप्लॉयड डिप्लॉयड नहीं पाया जाता है, ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता है। यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसके बीच में फिक्स रहता है, तो एसेक्सुअल जो कॉलोनियल पॉलिप होता है उनके बीच में। ठीक है, एसेक्सुअल कॉलोनियल पॉलिप होता है उनके बीच में, और जो सेक्सुअल सोलेटरी मेडूसा, ठीक है, जो मेडूसा होता है उनके बीच में, दोनों के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। और दोनों चूंकि क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, दोनों डिप्लॉयड होते हैं, कोई एक में हैप्लॉयड रहता, कोई एक दूसरा डिप्लॉयड रहता, तो ट्रू प्रकार का होता, लेकिन दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों डिप्लॉयड होते हैं।
और चूंकि दोनों के दोनों डिप्लॉयड होते हैं इसलिए यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता है ट्रू प्रकार का, ठीक है। ट्रू प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसलिए नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सो लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस एंड नो नॉट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसलिए इसका जो लाइफ साइकिल होता है इसको हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं बोलते हैं। क्लियर? इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोग नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं 1 मिनट, मेटाजेनेसिस। वन मिनट, ठीक है। एक बार मैं फिर बता दूं, यहाँ पर फिर बता देता हूँ कि देखो ये मेडूसा स्टेज है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मैं फिर बता दे रहा हूँ यहाँ पर, क्लियर आपको हो जाए। ये जो मेडूसा बर्ड स्टेज है, ठीक है, ये भी क्या है? डिप्लॉयड स्टेज है, ध्यान रखिएगा, डिप्लॉयड स्टेज है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर हो रहा था कि ब्लास्टोसिल, यहाँ पर भी जो हो रहा है ये भी क्या है? डिप्लॉयड स्टेज है, डिप्लॉयड स्टेज है। तो एसेक्सुअल भी डिप्लॉयड टाइप का और सेक्सुअल भी डिप्लॉयड टाइप का, तो दोनों क्या है? डिप्लॉयड डिप्लॉयड, डिप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, ठीक है। अब डिप्लॉयड और डिप्लॉयड टाइप का है तो इसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए एक स्टेज कैसी होनी चाहिए? एक स्टेप हैप्लाइड होनी चाहिए, चाहे सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल हो, हैप्लाइड, और दूसरा डिप्लॉयड होना चाहिए, ठीक है, डिप्लॉयड होनी चाहिए। अगर ये हैप्लाइड हैं और डिप्लॉयड हैं तब इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, ये बोला जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर लाइफ साइकिल, ओबेलिया के लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड और हैप्लाइड स्टेज पाया ही नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग मेटाजेनेसिस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया का, ठीक है। तो इस तरह से ओबेलिया कंप्लीट होता है, टाइप स्टडी ओबेलिया कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओबेलिया के अलावा नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। जो सर थे सुमित राणा सर, उसके इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसका क्लासिफिकेशन वगैरह, जनरल कैरेक्टर्स, इसको सुमित राणा सर की क्लास में आपने पढ़ा होगा, वो बताए होंगे, इसलिए मैं सीधा स्टार्ट किया सिलेंट्रेटा का एक मेंबर टाइप स्टडी ओबेलिया में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे टाइप करना, और सारे के सारे स्टूडेंट ओरल टेस्ट के लिए तैयार रहें। टाइम टेबल मैं कभी भी ग्रुप में सेंड कर सकता हूँ, ओरल टेस्ट के लिए तैयार रहें। सभी का ओरल टेस्ट होगा, मौखिक। ओके, थैंक यू।